Yes, I cracked CLAT PG and now I am here to help you understand how you can do that too. Yes, you can get into your dream NLU and get your dream job if you follow exact steps that I'm going to tell you in this video. Hey guys, I am Chia, your CLAT PG mentor. Let's start with this video already because यहाँ पे मैं आपको 5 स्टेप ऐसे बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आप अपना एक घर खड़ा कर पाएंगे एंड वो जो घर होगा वो इतना स्ट्रांग होगा, वो फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होगा कि उसके बेसिस पे हो सकता है कि आप इसी साल क्लैट पीजी के टॉपर भी हो सकता है कि आपको पीएसयू जॉब भी मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सबसे पहले तो हमको ये फोकस रखना है कि हमको जो हमारी प्रेपरेशन है उसकी नींव को स्ट्रांग रखना है. तो अगर आप रैंडमली पढ़ोगे तो आपको पहली बात तो क्लियर पाथ समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिसकी वजह से आपकी पूरी प्रेपरेशन कोलैप्स हो जाएगी एंड स्ट्रेस पैदा होगा जिसकी वजह से आप और पढ़ नहीं पाओगे. एंड जो भी आप मल्टीपल एफर्ट्स कर रहे हो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, वो सब खत्म हो जाएगा. इसलिए रैंडम स्टडी इज ऑफ नो यूज. उससे ऐसा क्रैक्ड और बेकार सा घर बनता है. वहीं अगर आप स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के बेसिस पे काम करते हो तो एकदम परफेक्ट बनता है. वो एकदम ऐसा होता है कि इट इज इंजीनियर्ड फॉर सक्सेस. ऐसा होता है कि आप एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट कर पाते हो जिसके बेसिस पे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. सिर्फ 5 पिलर्स से होगा. एंड ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं मैं जल्दी से आपको बताती हूँ. फर्स्ट पिलर इज कि फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा. सेकंड इज कि एक फ्रेमवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी पूरी परफॉर्मेंस को. थर्ड इज कि इनपुट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब जो रिसोर्सेज होंगे वो आप कौन से यूज करेंगे. फोर्थ इज डिफरेंशिएटर, जो कि माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं. मेजर सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, माइनर सब्जेक्ट से आपको ये पता चलता है कि टीयर 2 एनएलयू मिल रहा था, तो अब अगर आपके माइनर सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हो सकता है आपको टीयर 1 एनएलयू मिल जाए. तो वो डिफरेंशिएटर. एंड द लास्ट इज मेंटेनेंस, मतलब रिविजन. तो इन सब चीजों की स्ट्रैटेजी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड आगे भी इस तरीके की सारी वीडियोस के लिए अपनी बड़ी बहन से इतनी ज्यादा मेंटोरशिप पाने के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए. इस चैनल को सब्सक्राइब करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, आपको आगे इसी वीडियो में और बेनिफिट्स पता चलेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ट्रैप के बारे में जो आपकी तरफ फेंका जाता है एज क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स, और आप हमेशा उसमें फंस जाते हो. कैसे फंस जाते हो? आप 3 मिस्टेक्स करते हो. पहली कि आप जब भी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो, आप कैसे करते हो, आप जाते हो अपनी कॉलेज की बुक उठाते हो और उसको रटना चालू करते हो, विच इज एब्सोल्युटली फालतू. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्लैट पीजी क्रैक करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. सेकेंड, अननेसेसरीली बहुत सारी बुक्स खरीद लोगे एंड उसके हिसाब से एग्जाम जो डिमांड करता है, एग्जाम जो चाहता है कि आप पढ़ के आओ, एग्जाम में जिस चीज को पढ़ के आपको मार्क्स मिल सकते हैं वो आपको पता ही नहीं होता है, वो आप भूल जाते हो, वो आप समझ ही नहीं पाते हो, आप सिर्फ रटने में अपना पूरा दिमाग लगा देते हो क्योंकि आप कॉलेज में आंसर्स के लिए जो रटाफिकेशन करते थे वही तरीके से आपका ब्रेन ट्यून हो चुका है. द लास्ट थिंग इज कि लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज की तरफ आप मुड़ के भी नहीं देखते. ये सबसे गलत बात है. एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज आपको अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले देने चाहिए. एक हफ्ते में 2 पीवाईक्यूज दोगे आराम से, 2 से 3 हफ्ते में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा. तुम एब्सोल्युटली ये बात समझ जाओगे कि पेपर कैसा आता है, उसका पैटर्न क्या होता है, रिपीटेडली कौन से क्वेश्चंस आते हैं एंड किस सेक्शन का सबसे ज्यादा वेटेज है. एंड ये जो गलतियां हैं इनकी वजह से मेरी भी रैंक कम आई थी. एंड इतने सालों से जो मैं क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर रही हूं उसमें मुझे ये बात समझ में आई है कि ये गलतियां सिर्फ मैं नहीं करती थी, लेकिन मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते थे. लेकिन तुम इन गलतियों से बच सकते हो. आगे बात करते हैं कि इन गलतियों से बच के तुम अच्छी रैंक कैसे ला पाओगे. सबसे पहला पिलर तुमको सबसे स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज द फाउंडेशन. देखो, जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर है. सबसे पहले तुमको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं. जैसे ही तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुमको पेपर के लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर बहुत डिफरेंट होता है. ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, पैसेज बेस्ड होता है. एक पैसेज आता है, उसके बेसिस पे एक सिचुएशनल क्वेश्चन आता है एंड तुमसे सिर्फ और सिर्फ रिगार्डलेस ऑफ योर नॉलेज ये पूछा जाता है कि तुम इस लीगल प्रिंसिपल को जो पैसेज में गिवन है उसको उस सिचुएशन में अप्लाई कैसे करने वाले हो. अब ये जो पैटर्न है ये मेरे बोलने पे भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा जब तक तुम एक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर लेते. तो जाके पहले सॉल्व करो, उसकी वजह से तुमको पैटर्न समझ में आएगा. जैसे ही तुमको पैटर्न समझ में आएगा तब बैठना यार थ्योरी पढ़ने.
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट जो है वो ये है कि क्लैट पीजी जो है वो बहुत ज्यादा पीवाईक्यू ड्रिवन है, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कई बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तुम देखोगे 5 साल के पेपर करोगे, तुम्हें खुद को समझ में आएगा कि यार ये वाला टॉपिक तो हर साल आता है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने मतलब 2 हफ्ते लगेंगे तुम्हें सिर्फ ये समझने में कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तुम किस में स्ट्रांग हो, तुम किस में वीक हो, कहां कितना काम करना है, क्या पढ़ना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगेन तुम यहां पे एक ट्रैप में फंसते हो, रैंडम रीडिंग का ट्रैप। लिटरली एक केओस जैसा मेथड तुम फॉलो करते हो, दैट इज उठा के बैराक्स रैंडमली पढ़ने लगोगे, सिर्फ याद करने की कोशिश करने लगोगे, एंड कभी भी केसेस का इंडेक्स नहीं बनाओगे, जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है। हर लॉ के हिसाब से आर्टिकल बाय आर्टिकल, सेक्शन बाय सेक्शन तुमको केस का इंडेक्स बनाना जरूरी है। एंड यही चीज हम एक वेबिनार में जल्द ही करने वाले हैं, बट इट इज अ वेरी एक्सक्लूसिव वेबिनार। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट से ही सिर्फ लिंक मिल सकती है उस वेबिनार की, जिसमें हम एक गूगल शीट में एक एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के हिसाब से आपको बताएंगे कि क्या लैंडमार्क केस होना चाहिए, एंड इस लैंडमार्क केस में क्या जजमेंट आई है उसको भी तुम कैसे लिखोगे, एंड कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लैंडमार्क केसेस इंपॉर्टेंट है, प्लस कौन कौन से रीसेंट केसेस इंपॉर्टेंट है। एंड यस, ये जो गूगल शीट होगी इसका भी एक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ये वेबिनार अटेंड किया होगा, इसीलिए आज ये चांस मत छोड़ना। मूविंग ऑन, ये जो पिलर 2 है, फ्रेमवर्क, द स्ट्रैटेजी, हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, जो हम इंडेक्स बनाने वाले हैं, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स बनाया, तो देखिए जैसे आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 21, इसमें लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हम सबको मालूम है, ऑलराइट। अब हमने एक लैंडमार्क केस देखा मेनका गांधी का, उसके बाद हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हम रेशियो लिख रहे हैं, रेशियो मतलब जो जजमेंट आया, जो चेंज आया, एटसेट्रा, तो वहां पे हमने ड्यू प्रोसेस लिख दिया। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, प्लस आपका रिवीजन होगा, लेकिन आप केस के बेसिस पे पढ़ रहे हो जो क्लैट पीजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या रूल है, एवरी लैंडमार्क केस को आप एक स्पेसिफिक आर्टिकल से लिंक करो। सिर्फ लैंडमार्क ही नहीं, रीसेंट केसेस भी बहुत जरूरी हैं। एक्शन क्या है कि एक टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, फॉर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, ऐसे करके अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग नोट्स बनाओ। वो हम आपको 100% हेल्प करने वाले हैं, लेकिन उस वेबिनार में आपको कैसे आना है, इस चैनल पे सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, अगेन ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो इंडेक्स है, आपने ये भी बना लिया, उसके बाद भी आप एक बहुत ही अननेसेसरी ट्रैप में फंसते हो। जो मिस्टेक आप करते हो जिसकी वजह से आपका ये फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप कोचिंग के पीडीएफ्स पढ़ रहे हो, कोचिंग्स जो पीडीएफ्स भेजती हैं उनमें अननेसेसरीली इतने लंबे 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 नोट्स लिखे होते हैं, फालतू के चार्ट्स बने होते हैं जो कभी याद नहीं होते हैं, एंड किसी और के बनाए हुए नोट्स से पढ़ना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए अपने लिए खुद से पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी खुद की पढ़ाई पे ही भरोसा करना चाहिए। जो ओरिजिनल जजमेंट्स है, आप उन नोट्स के चक्कर में जो ओरिजिनल जजमेंट्स है उनको टोटली गिव अवे कर देते हो। अगर आपको एक्चुअली किसी कोचिंग पे रिलाई करना भी है तो आप उनकी क्लासेस ज्वाइन करो, अननेसेसरीली किसी और के बनाए हुए नोट्स से पढ़ाई मत करो। आप क्लासेस ज्वाइन करो, टीचर से पढ़ो, ताकि टीचर आपको हेल्प कर पाए। अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना तो आप 100% लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको डेमो क्लासेस की लिंक मिलेगी, एंड आप 100% हमारे कोर्स का डेमो ले सकते हो वहां से। तो जल्दी से जाके वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्लैट पीजी प्रिपरेशन अ लॉट। कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, मतलब करंट लीगल अफेयर्स, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, पिलर 3, द मटीरियल, आपको कहां से सोर्स करना है सही से मटीरियल। सबसे पहली बात, यू हैव टू रीड ऑल द लैंडमार्क केसेस। केसेस से ज्यादा जरूरी, केसेस से बड़ी प्रायोरिटी क्लैट पीजी के पेपर में और कुछ भी नहीं होती है। सेकेंड इज ट्रैक 1.5 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विंडो है। बट अगर तुम मुझसे पूछो जो सेफ विंडो है वो है 3 ईयर्स। तो 3 साल के तुमको रीसेंट केसेस पढ़ने ही चाहिए, एंड इनमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे एब्सोल्युटली। यस, यू जस्ट हैव टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप।
रोल ऑफ कोचिंग क्या होता है? रोल ऑफ कोचिंग ये होता है कि वो आपको हेल्प कर सकते हैं विथ रिविजन, प्लस एक मेंटोर मिल जाता है जो आपको एब्सोल्युटली ये बता पाता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये चीज सही कर सकते हो, इस तरीके से पढ़ोगे तो ये इफेक्ट पड़ेगा एक्सेट्रा। लेकिन उसमें भी आपको एक करेक्ट मेंटोर चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, जब भी कोई बोलता है कि क्लैट पीजी इज अ जजमेंट ओरिएंटेड थिंग, तो लोग क्या करते हैं, वो उठा के जजमेंट्स को याद करने लगते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फालतू। क्योंकि यहां पे आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग समझनी है, सिर्फ आउटकम नहीं समझना है। रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर तुमको रीजनिंग नहीं समझ में आएगी तो तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर सही मार्क कर ही नहीं सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर तुमने अभी अभी अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो जल्दी से जाके ये वाला वीडियो देख लो, इसमें तुमको एब्सोल्युटली समझ में आ जाएगा कि तुमको कैसे स्टार्ट करना है इन जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। जो सोर्सेज एंड मटेरियल को बटोरने में तुम गलतियां करते हो, जिन ट्रैप्स में फंसते हो, अब हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रोसीजरल लॉज के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्सेस करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है सीआरपीसी वगैरह से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक तरीके से माइनर लॉज में ही गिने जाते हैं क्योंकि उनके क्वेश्चंस कम आते हैं। सब्सटैंटिव लॉज जो होते हैं उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे हाईएस्ट वेटेज है। सेकेंड इज इग्नोरिंग जूरिस्प्रूडेंस ड्यू टू लो वेटेज। जूरिस्प्रूडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड आपको स्टार्ट ही अपनी प्रिपरेशन जूरिस्प्रूडेंस से करनी चाहिए। सबसे पहले आप उठा के जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के खत्म कर दो। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपका लॉजिक ट्रिगर करता है, आपकी रीजनिंग ट्रिगर करता है। एंड क्लैट पीजे में अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, अगर आप चाहते हो एक अच्छे एनएलयू में जाना, तो उसके लिए लॉजिक एंड रीजनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग एनीथिंग। और जो लास्ट गलती आप करते हो वो ये करते हो कि जब भी कोई बोलता है कि ये माइनर लॉज हैं, तो आप उनकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। उनकी इंपॉर्टेंस इन मेजर लॉज के सामने थोड़ी कम होती है, लेकिन माइनर लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड पिलर 4 इज द डिफरेंशिएटर। जो डिफरेंस बनाने वाला ओनली सेक्शन होता है वो होता है माइनर लॉज का सेक्शन। तो जब आप माइनर लॉज की बात सुनते हो, जब आप ये वर्ड सुनते हो, तो आप उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हो जैसे दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, आप उनको छोड़ सकते हो। दैट्स नॉट ट्रू गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस बस वेटेज की वजह से कम हो जाती है क्योंकि मेजर लॉज के वेटेज ज्यादा होती है। लेकिन जब आप मेजर लॉज के बेसिस पे पेपर देते हो तो आपको हो सकता है कि एक टियर 2 एनएलयू मिल जाए क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो आपको एक टियर 2 या टियर 3 एनएलयू मिल गया है। लेकिन अगर आप एक टियर 3 या टियर 2 एनएलयू से अपग्रेड करके टियर 1 एनएलयू या अपनी पसंद के कोई भी एनएलयू में पहुंचना चाहते हो, तो आपको माइनर लॉज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसीलिए माइनर लॉज को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इग्नोर कर देना चाहिए। बस उनको अपनी प्रायोरिटी में थोड़ा सा आप नीचे प्लेस कर सकते हो। पहले मेजर्स खत्म कर लो, उसके बाद माइनर्स पढ़ने जा सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग। ये जो डिफरेंशिएटर है ये एक और चीज होती है एंड दैट इज मॉक्स। एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं मॉक्स। आपने जब भी प्रेपरेशन स्टार्ट की है, उस प्रेपरेशन के स्टार्ट करने की उस डेट से जो फर्स्ट संडे आता है तब से ही आपको मॉक्स लिखना चालू कर देना चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप क्या मिस्टेक्स करते हैं, जल्दी से उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि ट्रीटिंग क्लैट पीजी एज जस्ट स्टडीइंग। नो, इट इज ऑल अबाउट रिटेंशन, रीजनिंग का रिटेंशन, लॉजिक का रिटेंशन एंड स्पीड, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूं कि तुम्हें मॉक बहुत जल्दी देना चालू करना पड़ेगा। सेकेंड इज नो वीकली रिविजन शेड्यूल। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। बिलीव मी, इट्स ऑफ नो यूज। रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की मेथड टू रिटेन एंड टू गेट स्पीड। द लास्ट थिंग इज कि कोई भी नोटबुक नहीं बनाई है, कोई जर्नल नहीं बनाई है, बस करते जा रहे हैं पढ़ाई, बस देते जा रहे हैं मॉक्स। नहीं, आपकी एक एक गलती का टैब होना चाहिए आपके पास। आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में किस तरीके की गलती करते हो, और कोई भी गलत आंसर अगर आपने मार्क किया है तो उस समय आपका क्या थॉट प्रोसेस था, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एक मॉक एनालिसिस का वीडियो बनाऊं एंड आपको एक फ्री मॉक भी अवेल कराऊं, तो जल्दी से कमेंट कर दो एंड आई विल आंसर फॉर श्योर। अगर इस वीडियो पे आपने 50 कमेंट्स कर दिए बाय सेइंग मॉक, तो मैं 100% एक फ्री मॉक दूंगी एंड उसी मॉक का एनालिसिस भी कराऊंगी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, पिलर नंबर 5, दैट इज द मेंटेनेंस। अब देखो, एक वीकली लूप आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज एक मॉक पर वीक देना है,
उसको बहुत डीपली एनालाइज करना है, जैसा कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ऑब्वियसली अगर आप 50 कमेंट्स कर देते हो एंड देन आपको उस चीज को रिवाइज कर लेना है। आपने टेस्ट लिया, आपने एनालाइज किया, जो जो चीजें गलत हुई उसके बेसिस पे आपने रिवीजन कर लिया, या आपने जो भी उस वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया। ये 3 टास्क आपके 100% वीकली टास्क में आने चाहिए। बाकी आप एवरीडे के जो भी टास्क बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। ये 5 चीजें अगर आपने की तो आपको कोई नहीं हरा सकता। एंड मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये 5 चीजें अगर आपने परफेक्टली फॉलो करी तो आप क्लैट पीजी क्रैक कर पाओगे एंड अपने ड्रीम एनएलयू पहुंच पाओगे एंड उसके बाद एक ड्रीम जॉब ले पाओगे। I'll see you next time. Until then, I love you all. Bye.